हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भारतेंदु हरीशचंद्र के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु हरीशचंद्र के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, भक्ति भावना। भारतेंदु पुष्टि संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि थे, जिस कारण उनकी कविता का काफ़ी बड़ा भाग वैष्णव साहित्य के अंतर्गत आता है। इनके लगभग 1500 पद राधा कृष्ण लीला से संबंधित है, जिन पर रीति काव्य का पर्याप्त प्रभाव है। बाल लीला, रामकृष्ण प्रेम, प्रेम विलास, मान, रूप वर्णन, वंशी, दान, विरह, मिलन, भ्रमर गीत आदि के अतिरिक्त इन्होंने विनय, दैन्य, होली, वसंत, फाग, वर्षा आदि से संबंधित पद भी लिखे हैं। इनका काव्य सूरदास के काव्य पर आधारित है। दूसरा है श्रृंगारिकता। भारतेंदु ने रीतिकालीन कवि पद्माकर, घनानंद, रसखान आदि की तरह श्रृंगारित कवित्व और सवये लिखे। इनकी श्रृंगारिकता का आधार राधा कृष्ण का प्रेम है। यद्यपि इन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों पर अपनी लेखनी चलाई, पर इन्हें वियोग चित्रण करने में अधिक सफलता प्राप्त हुई। इन्होंने प्रेम के उदात्त स्वरूप का सुंदर अंकन किया। इनकी प्रेम भावना शिष्ट और संयत है। रीतिकालीन प्रभाव के वश में होने पर भी इन्होंने अश्लीलता से बचकर अपने काव्य की रचना की। इनके साहित्य की तीसरी विशेषता है देश प्रेम। भारतेंदु का समय विक्टोरिया का शासन काल था। इन्होंने भारतीय लोगों का ध्यान देश की गुलामी की ओर आकृष्ट किया। इन्होंने स्थान स्थान पर देश की दीनहीन दशा का चित्र अंकित किया। इनकी देशभक्ति राष्ट्रभक्ति में छिपी हुई थी। इनके साहित्य की चौथी विशेषता है सामाजिक चित्रण। भारतेंदु को सामाजिक विषयों में विशेष रुचि थी। वह प्रत्येक कल्याणकारी सामाजिक आंदोलन में भाग लेने को सदा तत्पर रहते थे। धार्मिक पाखंड, मत मतांतरों का प्रचार, अनेक जातियों की उत्पत्ति, छुआछूत, विधवा विवाह, अंधविश्वास आदि के बारे में इन्होंने काव्य रचना की। भारतेंदु की विचारधारा हिंदू समाज का उत्थान करने की ओर थी। वह ना तो हिंदू समाज को छोड़ने को तैयार थे और ना ही उसे ज्यों का त्यों अपनाने को तैयार थे। वह स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। वह केवल साहित्यकार नहीं थे, बल्कि समाज सुधारक भी थे। उन्होंने ठुमरी, लावनी, गजल, नौटंकी के गाने और सामाजिक आचार व्यवहार तथा उत्सवों पर गाए जाने वाले गानों की रचना भी की थी। पांचवा है प्रकृति चित्रण। भारतेंदु ने अपने काव्य में प्रकृति के चित्रों को उतारने का प्रयास किया, पर उन्हें इस क्षेत्र में अधिक सफलता नहीं मिली। उनके मानव प्रकृति के चित्र शुद्ध यथार्थ हैं। गंगा और यमुना का इन्होंने सौंदर्य अंकित किया, पर इनमें मानव हृदय पर प्राकृतिक दृश्य द्वारा
पड़े प्रभाव ही विशेष रूप से अंकित किए हैं। भारतेंदु ने प्रकृति चित्रण के नाम पर पक्षियों के नाम गिनवाए। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति चित्रण का कोई काव्यमय आदर्श उनके सामने नहीं था। छठा है हास्य व्यंग्य का समावेश। भारतेंदु का स्वभाव मनोविनोद से परिपूर्ण था। वह जीवन के हर पल में हास्य व्यंग्य के लिए अपने लिए अनुकूल अवसर ढूंढ निकालते थे। उन्होंने साहित्य के माध्यम से शिष्ट हास्य की सृष्टि की। बंदर सभा में उन्होंने तत्कालीन निम्न कोटि के नाटकों का मजाक उड़ाया तो उर्दू का स्यापा में हिंदी के प्रति प्रेम को प्रकट किया। अंधेर नगरी और हिंसा हिंसा न भवती में उनके हास्य व्यंग्य की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। सातवां है भाव चित्रांकन। भारतेंदु के साहित्य में सामान्य देशवासियों की भावनाओं का प्रकाशन हुआ है। उन्होंने सर्वत्र और सर्वदा रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध किया है। उन्होंने अपने साहित्य का प्रयोग लोगों को जागरूक बनाने में किया था। इसीलिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने उनके विषय में लिखा था। सच तो यह है कि जनहित और जनरुचि के साथ अपनी कला को एक कर देने की प्रतिभा हिंदी साहित्य में तुलसीदास के बाद यदि किसी कवि में अविमूर्त हुई है तो वह भारतेंदु में। उन्होंने समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों की खोजी दृष्टि से देखा और उसे सुधारने का प्रयत्न भी किया। भारतेंदु की आठवीं विशेषता है रस योजना। भारतेंदु की रस योजना इनके नाटकों और काव्यों में दिखाई देती है। इन्होंने नाटकों में करुण, वीर, रौद्र, वात्सल्य, विभत्स और भयानक रसों के बड़े स्वाभाविक स्थल उपस्थित किए हैं, पर काव्य में प्रमुख रूप से श्रृंगार और शांत रसों को उपस्थित किया है। विलास, काम वासना और व्यभिचार को प्रोत्साहन देना भारतेंदु की श्रृंगारिक रचनाओं का उद्देश्य नहीं था। उनकी श्रृंगारिक रचनाएं वास्तव में उनके तत्संबंधी शास्त्रीय सिद्धांतों के उदाहरण स्वरूप ही थी। इन्होंने प्राचीन रसों से भिन्न कुछ नवीन रसों की योजना भी की। मनोवैज्ञानिक एवं विद्वतापूर्ण तर्कों के आधार पर वात्सल्य, सख्य, भक्ति और आनंद, इन चारों रसों की उद्भावना हिंदी काव्य को और मौलिक देन है। नौवां है अलंकार विधान। भारतेंदु की रचनाओं में अलंकार की छटा भी दिखाई देती है। उन्होंने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का सुंदर स्वाभाविक प्रयोग किया है। रीतिकाल के कवियों की तरह उन्होंने शब्दों की कलाबाजी से अपनी रचनाओं को बहुत बचाया है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, उदाहरण, स्नेह, उदात्त, वक्रोक्ति, उल्लेख, प्रतीक, विभासना आदि अलंकार इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। 10वां है छंद योजना। भारतेंदु की छंद योजना अत्यंत सफल है। उन्होंने इस क्षेत्र में रीतिकाल की प्रक्रिया और प्रणाली को ही अंगीकार किया है, किसी नवीन शैली की उद्भावना नहीं की है। पद, कवित, सवेया, रोला, दोहा, छप्पर आदि छंदों को उनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। कवित में मनहरण और सवैया में मत गयंत आदि मिलते हैं। इन्होंने सुर की शैली के अनुकरण पर अपनी भक्ति भावना का प्रकाशन गेय पदों में किया है। इन्होंने कहीं कहीं उर्दू छंदों का प्रयोग भी अपनाने का प्रयास किया है।
पर इन्हें इस दिशा में विशेष सफलता नहीं मिली। 11वां है भाषा। भारतेंदु आधुनिक साहित्यिक हिंदी भाषा के निर्माता थे। इनके समय में जो शब्द जिस रूप में जनता में प्रचलित थे उसे उन्हीं रूपों में स्वीकार कर लिया गया। हिंदी को व्यावहारिक रूप देने के लिए इन्होंने संस्कृत, अरबी, फारसी और अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं के शब्दों को ग्रहण किया। इन्होंने खड़ी बोली का परिमार्जन किया, कर्णकटु शब्दों को मधुर बनाया और हिंदी के सांचे में ठीक प्रकार से ढाला। यद्यपि इन्हें भाषा संबंधी जटिलताओं एवं राजकीय कर्मचारियों की अनेक अड़चनों का सामना करना पड़ा, पर इन्होंने अपने बुद्धि, बल और परिश्रम से इन सब पर विजय प्राप्त की और हिंदी को लोक भाषा बना दिया। इन्होंने खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा को भी सुसंस्कृत किया। इनके समय ब्रज काव्य की भाषा थी, पर वह जटिल हो गई थी। इन्होंने उसे व्यावहारिकता प्रदान करके लोकरंजन की भाषा बनाया। इन्होंने गद्य और पद्य साहित्य के दोनों क्षेत्रों की भाषा को ग्रहणशील और प्रसाद गुण युक्त बनाकर अन्य भाषाओं पर हिंदी का सिक्का जमा दिया। वस्तुतः हिंदी के लिए इनकी सेवाएं महान हैं और वह आधुनिक युग के साहित्यकारों में सर्वप्रथम और सर्वोच्च हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना भारतेंदु हरिश्चंद्र की साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।